वेलकम टू फिल्म ची। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं फिल्म मैदान के बारे में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म अभी पिछले दिनों ही रिलीज हुई है, जो अजय देवगन, प्रियामणि और गजराज राव जैसे बड़े कलाकारों से सजी हुई एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी झलक दिखा दें, एंडिंग के बारे में बताएं आपको और कुछ डिटेल्स भी बताएं, ताकि आप फिल्म को पूरा मजा लेकर देख सकें। बस थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि फिल्म की कहानी और किरदारों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो फिर चलिए सीधे असली मसाले पर आते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। आपकी मदद से ही तो चलता है हमारा ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फिल्म की कहानी 1952 से लेकर 1962 यानी 1962 तक चलती है। ये कहानी सैयद अब्दुल रहीम नाम के फेमस फुटबॉल कोच के बारे में है। रहीम ने अकेले दम पर पूरे इंडिया के फुटबॉल को बदल कर रख दिया। 1952 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया की बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही थी। यूगोस्लाविया के हाथों हार के बाद पूरे फेडरेशन में हंगामा मच गया। अखबारों में, खासकर रॉय चौधरी के लेख में, पूरी टीम और कोच को बहुत बुरा भला कहा गया। फेडरेशन ने मीटिंग बुलाकर सारी हार का ठीकरा रहीम पर फोड़ दिया। मीटिंग में रहीम ने बताया कि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच के दौरान फुटबॉल के बूट्स तक नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उनका खेल खराब हुआ। रहीम ने यह भी बताया कि इंडिया में प्रैक्टिस और घरेलू मैच सिर्फ 70 मिनट के होते थे, जबकि ओलंपिक और बाकी इंटरनेशनल मैच 90 मिनट के होते हैं। रहीम का कहना था कि पूरे इंडिया में टैलेंट है, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। उन्हें ऐसे खिलाड़ी चाहिए थे जो टीम को मजबूत बना सकें। रहीम को यह बात पसंद नहीं थी कि इंडियन फुटबॉल टीम तो पूरे देश की है, पर ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही आते थे। बोर्ड के एक मेंबर शुभांकर सेनगुप्ता ने तो रहीम की इस बात को सिर्फ एक बहाना बताया। उनका कहना था कि रहीम सिर्फ अपने शहर हैदराबाद से ज्यादा खिलाड़ी टीम में लाना चाहते हैं। मीटिंग में चेयरमैन रहीम के साथ थे और उनकी काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। आखिरकार रहीम को पूरी आजादी दे दी गई कि वो पूरे देश से बेस्ट प्लेयर्स को चुने। तो फिर शुरू हुआ टैलेंट ढूंढने का सिलसिला। रहीम का खिलाड़ी चुनने का तरीका भी काफी अलग था। अच्छा खिलाड़ी ढूंढने के लिए रहीम को ये सब नेशनल, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट नहीं चाहिए थे। उन्हें तो बस एक ही चीज दिखानी थी, जुनून, जल्दी सीखने का जज्बा। रहीम को यही जज्बा दिखा सिकंदराबाद के छोटे लीग में खेलने वाले तुलसीदास बलराम में। रहीम को उसमें इतना टैलेंट दिखा कि वो फेडरेशन के लोगों से भी लड़ गए बलराम को टीम में शामिल करने के लिए। उसी तरह कोलकाता से पीके बनर्जी को भी लेकर आए, जो बाद में इंडियन फुटबॉल टीम के लिए फीफा वर्ल्ड कप भी खेले। इस तरह बलराम, पीके, एसके असाउद्दीन, अहमद हुसैन, एसए लतीफ और कई और लाजवाब खिलाड़ियों को लेकर रहीम ने अपनी टीम बनाई। और क्या बताएं, 1956 के ओलंपिक्स में ये टीम चौथे नंबर पर आई। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। आजादी को तो सिर्फ 10 साल ही हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो भारत ने 4-0 से धमाका भी कर दिया, नेविल डिसूजा की हैट्रिक की बदौलत। यहां तक कि जब ऑस्ट्रेलियाई कोच ने मैच के बाद बड़बोलापन दिखाया और रीमैच मांगा, तो रहीम ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जो वो जिंदगी भर ना भूल पाते। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारत को लूटा तो था ही, पर लगता है सिर्फ यही एक चीज अंग्रेज अपने राज से सीख पाए, वो है घमंड। खैर, कांस्य पदक तो हाथ से निकल ही गया, मगर क्वालिफाई करना भी तो कम बड़ी बात नहीं थी। तो वैसे तो इंडियन टीम कांस्य पदक जीतने से चूक गई, लेकिन क्वालिफाई करके ही वो बहुत ही खुश थे। लेकिन शुभांकर सेन ने रहीम की खिल्ली उड़ाई और उनकी टीम की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की। वो रहीम को निकलवाना चाहता था, पर बाकी बोर्ड के लोगों को रहीम की जगह कोई और अच्छा मिल ही नहीं रहा था। रहीम का जज्बा इतना बुलंद था
कि शुभांकर की घटिया कोशिशें काम नहीं आईं। असल में रहीम की उस समय के एक बड़े पत्रकार रॉय चौधरी से बहस हो गई थी। रॉय साहब ने रहीम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सामने ही पूरी इंडियन टीम को नीचा दिखाया, पर रहीम ने उन्हें इज्जत से ये बात समझाई कि जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानते उनके बारे में ना ही बोलें तो बेहतर है। रॉय साहब का उस दिन अहंकार हर्ट हो गया, या कहें कि उनका ईगो हर्ट हो गया था। तो उन्होंने रहीम को बदनाम करने और उन्हें हटवाने की बहुत कोशिशें की। वो शुभंकर के साथ मिले, पर रहीम को हटवाने का कोई सही रास्ता नहीं निकाल पाया। उधर रहीम ने चुन्नी गोस्वामी और जर्नैल सिंह जैसे कुछ नए टैलेंट्स को भी टीम में शामिल किया। 1960 के ओलंपिक्स में भारत फ्रांस के साथ ड्रॉ करने में कामयाब रहा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फ्रांस उस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक था, पर इस बार वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। रहीम को उम्मीद दिख रही थी और वो समझ रहे थे कि कुछ ही सालों में टीम इंडियन फुटबॉल का सुनहरा दौर लाएगी, पर अफसोस एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ हो गया और इस बार वो रहीम की बातों को मानने को तैयार नहीं थे। पता चला इस सब के पीछे रॉय साहब का भी हाथ था। रॉय साहब ने यह सुनिश्चित किया कि शुभांकर सेन फेडरेशन के चेयरमैन बन जाएं और वो जब भी मौका मिलता बेईमानी से इंडियन टीम के प्रदर्शन और उनके कोच की योग्यता को नीचा दिखाते। शुभांकर ने बोर्ड को रहीम के खिलाफ वोट करने के लिए राजी कर लिया, भले ही खिलाड़ियों को ये अच्छी तरह पता था कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए उन्हें रहीम की जरूरत है। लेकिन शुभांकर सेन जैसे लोगों ने तो देश के बारे में सोचा ही नहीं, उन्हें तो बस अपने ही फायदे से मतलब था। रहीम के नौकरी छोड़ने के कुछ ही समय बाद उन्हें कैंसर हो गया। वो अपना बचा हुआ वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। रहीम की बीवी सायरा इस बात से बहुत परेशान थीं कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है और बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। वो उनके पास गईं और बोली कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें भी वैसे ही देश की जीत की उम्मीद थी जैसे रहीम को हुआ करती थी। उन्होंने रहीम से कहा कि वो अपने गोल को एक और मौका दें, हिम्मत जुटाएं और वापस आकर इंडिया को कोचिंग दें। रहीम जानते थे कि शुभांकर सेन के रहते हुए उनके पास कोई मौका नहीं है। उन्हें पता था कि ये आदमी उनसे जलता है और उनसे नाराज है, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी की बात मानी और मुश्किलों को दरकिनार कर अपने सपने को पाने की एक और कोशिश की। शुभांकर सेन ने रहीम की बिल्कुल इज्जत नहीं की और उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कोई है ही नहीं। मगर रहीम हार मानने वाले नहीं थे। वो फेडरेशन के पुराने चेयरमैन के पास गए और उन्होंने उनसे मदद मांगी। बड़े मुश्किल से और ढेर सारी मिन्नतें करने के बाद ये मानते हुए कि रहीम के जाने के बाद से भारतीय टीम की हालत खस्ता हो गई है, बोर्ड ने उन्हें फिर से भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बना दिया। नए कोच टप्पन बोस ने भी रहीम का साथ दिया। उन्होंने टीम को फिर से खड़ा करना शुरू किया और खिलाड़ियों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी। लेकिन ये बात मिस्टर रॉय को पसंद नहीं आई। वो दोबारा बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ मिलकर रहीम के खिलाफ साजिश रचने लगे। भारतीय टीम 1962 के एशियन गेम्स के लिए जकार्ता जाने वाली थी। तभी सरकार ने ऐलान कर दिया कि पैसों की कमी की वजह से वो फुटबॉल टीम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। शुभांकर और मिस्टर रॉय किनारे खड़े होकर खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगे। रहीम बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों के साथ काफी मेहनत की थी और उन्हें लगता था कि उनकी टीम के पास एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का अच्छा मौका है। तो रहीम उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई से मिलना चाहते थे। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी टीम को जकार्ता भेजने का इंतजाम कर लिया। लेकिन पूरी टीम नहीं जा सकती थी और रहीम को अपने बेटे को टीम से बाहर निकालना पड़ा। वो गोल्ड जीतने का पूरा चांस लेना चाहते थे और उन्होंने अपने बेटे को भी टीम में ना रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और बेटे ने भी अपने पिता और कोच के फैसले को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन फिर टीम ने रफ्तार पकड़ ली और ये साफ हो गया कि वो कमजोर टीम की तरह नहीं खेलेंगे।
इस बीच रहीम की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, लेकिन वो फिर भी हर गेम देखने के लिए गए और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते रहे। पहले मैच में थंगराज चोटिल हो गए और उन्हें किसी और खिलाड़ी से बदलना पड़ा, जिसकी वजह से डिफेंस में काफी दिक्कत आई। शुरुआत में वो साउथ कोरिया से हार गए, लेकिन फिर भी 1962 के एशियन गेम्स अब तक काफी सफल रहे। बॉक्सिंग में पद्म बहादुर और 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर सोढ़ी ने अपनी दुश्मनी की वजह से एशियन गेम्स में 2 देशों को ना शामिल करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार को खूब फटकार लगाई। इस वजह से वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और हर मैच में रहीम की टीम के लिए न सिर्फ हारने की दुआ मांगते थे, बल्कि उनकी टीम की बूइंग भी करते थे। मगर कोच रहीम ने अपनी टीम को समझाया कि वो इन बातों से डरे नहीं। अच्छी बात यह रही कि टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में भारतीय टीम रुकने वाली नहीं थी और एक के बाद एक जीत हासिल करती रही। जीत का ये सिलसिला देखकर पहले रहीम से दुश्मनी रखने वाले रॉय साहब के दिल में भी उनके लिए इज्जत पैदा हो गई। आखिरकार भारत फाइनल में पहुंच गया, जहां उनका मुकाबला दमदार साउथ कोरिया से था। वो मैच कमाल का था और थंगराज के फिर से चोटिल हो जाने के बावजूद भारत ने 2-1 से जीत हासिल कर ली। ये पूरे देश के लिए जश्न का मौका था और कोच रहीम ने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया। शुभांकर सेन तो ये देखकर हैरान रह गया कि रॉय साहब भी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया की सारी नफरत को खत्म करने के लिए सिर्फ खेल ही काफी है। जीत के 9 महीने बाद रहीम बीमारी के चलते दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपना सपना पूरा करके ही गए। एक एबीपी लाइव के आर्टिकल के मुताबिक रहीम का भारतीय फुटबॉल में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनकी दूरदृष्टि वाली लीडरशिप और लगन ने न सिर्फ उस समय के खिलाड़ियों और कोचों को प्रेरित किया, बल्कि आज भी युवा पीढ़ी को राह दिखाता है। भले ही वो 11 जून 1963 को दुनिया से चला गया, पर वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। फुटबॉल का गहरा ज्ञान और कुछ नया करने का जुनून, ये दोनों चीजें रहीम को खास बनाती थी। उन्हीं की वजह से आज भारतीय फुटबॉल दुनिया भर में पहचाना जाता है। उनके रहते नेविल डिसूजा, समर बनर्जी, पीके बनर्जी और जय किशन जैसे खिलाड़ी दुनिया भर में मशहूर हुए। यही नहीं, उन्होंने भारतीय टैलेंट को भी निखारा। पीटर थंगराज, निखिल नंदी, केशव पॉल, चुन्नी गोस्वामी, जयपाल सिंह, तुलसीदास बलराम, शेख अब्दुल लतीफ, मरियप्पा कैंपे, धर्मलिंगम कन्नन, हुसैन अहमद, मोहम्मद रहमतुल्ला, यूसुफ खान, अरुण घोष और अमल दत्ता जैसे कई खिलाड़ी उन्हीं की देन है। रहीम के बाद 1964 में इंग्लैंड के मैनेजर हैरी राइट को टीम की कमान सौंपी गई, जिनके रहते भारत 1964 एशियन कप में दूसरे नंबर पर रहा। तो आइए देखते हैं मैदान फिल्म का वर्डिक्ट क्या कहता है। तो वैसे तो ये फिल्म ईद पर आई और दूसरी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कहीं ज्यादा बेहतर है, पर यह फिल्म करीब 3 घंटे लंबी होने के बावजूद उन चैंपियन प्लेयर्स और उनकी जद्दोजहद को दिखाने में थोड़ी सी चूक जाती है। अजय देवगन ने रहीम का किरदार तो कमाल का निभाया है। शांत, थोड़े से सीरियस और इज्जतदार रहते हुए भी वो पर्दे पर धूमधाम से बिल्कुल छा जाते हैं। उनकी पत्नी सायरा के रोल में प्रियामणि हर सीन में शानदार है। गजराज राव जो एक चालाक पत्रकार हैं और रुद्रनील घोष जो गलत इरादों वाले बोर्ड के मेंबर हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस ज्यादातर कॉमिक ही थी। ये फिल्म ज्यादातर रहीम की जिंदगी पर फोकस करती है, इसलिए फिल्म में स्पोर्ट्स से जुड़े सीन्स कम ही हैं। लेकिन जब फिल्म के दूसरे हाफ में आखिर में ये सीन्स आते हैं तो उनकी सिनेमेटोग्राफी जरूर सभी दर्शकों को प्रभावित करती है। ड्रोन शॉट्स, स्लो मोशन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इन सीन्स में बहुत ही अच्छे से हुआ है और फिल्म का अंत बहुत ही खुशी देने वाला है। कुल मिलाकर अगर आपको फुटबॉल का खेल पसंद है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैदान देखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट्स में लिखना ना भूलें।
और लाइक का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर हफ्ते की सिनेमा और सीरीज की डोज अपने आप मिलती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।